Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video, we talk about Civil Procedure Code 908. गाइस अगर हम सीपीसी की बात करें, सीपीसी में हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था ऑर्डर 1 पार्टीज ऑफ सूट। जब भी आप कोई सूट फाइल करना चाहते हो, कोई सिविल मुकदमा जो सिविल नेचर के सूट होते हैं, तब आप किस किस को पार्टी बना सकते हो। ये प्रोसीजर जो था गाइस ये मेंशन किया गया था हमारे ऑर्डर 1 में। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्डर 1 का रूल 1 से लेकर 7 तक आपके साथ डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट रूल 8, ऑर्डर 1 रूल 8 की बात करने जा रहे हैं। ऑर्डर 1 रूल 8 गाइस क्या बोलता है? रिप्रेजेंटेटिव सूट। इसका मीनिंग क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव मींस किसी के बिहाफ के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव सूट मुकदमा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कैसे। वन पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। यहाँ पे यही चीज बोली गई है कि अगर कोई भी सिविल नेचर के मैटर हैं, उसमें क्या है, जो सिविल नेचर के मैटर हैं, सिविल सूट हैं, उनमें चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेड हो, जहां पर वन एंड मोर पर्सन, जहां पर न्यूमेरियस पर्सन है, मान लो 100 यहाँ पर प्लेंटिफ है एंड 100 यहाँ पर डिफेंडेड है, तो इनके पास कोर्ट इन्हें पावर देती है। सीपीसी में ये चीज मेंशन की हुई है। इसी ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। ऑर्डर 8 इसी चीज को डील करता है कि अगर वन एंड मोर पर्सन है, न्यूमेरियस पर्सन एक ही मैटर में है, तो उनके पास अथॉरिटी कोर्ट से वो ले सकते हैं परमिशन कि हमारे बिहाफ के ऊपर कोई एक पर्सन हमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, हमारे बिहाफ के ऊपर वो पूरा का पूरा ट्रायल कंटिन्यू करेगा, चाहे वो प्लेंटिफ की साइड से हो चाहे डिफेंडेड की साइड से हो। आई होप आपको यहां तक अंडरस्टैंड हो गया हो। तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लो, चाहे आप मान लो किसी सैलून में जा रहे हो, ठीक है, चाहे आप किसी कंप्यूटर सेंटर में जा रहे हो, चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जा रहे हो, चाहे आप कोई भी क्लास लगाने जा रहे हो, एनी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ पर क्या है, जो इंस्टीट्यूशन है गाइस जो ओपन हो रहा है 9 to 5। ठीक, अब इसमें जो भी बैच आ रहे हैं 1.5 आवर की क्लास है, मीन्स 1.5 घंटे की क्लास है, उसी हिसाब से बैच बने हुए हैं। ईच एंड एवरी बैच में जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से स्टूडेंट आते हैं। तो गाइस यहाँ पर क्या हुआ, 9 AM से लेकर 11:30 की क्लास थी 1 बैच की। ठीक, अब 11:30 से लेकर 1 PM तक थी सेकंड बैच, फर्स्ट बैच सेकंड बैच। ठीक है, अब इस बैच वाले बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो हफ्ते में वीकली क्लास कितनी है, 5 डे की। ठीक, 5 डे की क्लास है। अब क्या दिक्कत आ रही है, हम सबको पता है कि अब हम देख रहे हैं कि जो कोई भी नॉलेजफुल चीज होती है, जो कोई भी एनीथिंग चीज हम देखें तो गाइस हमारे यूट्यूब के ऊपर इजिली अवेलेबल होती है। तो गाइस जो भी इंस्टीट्यूशन है, जहाँ कोई भी पर्सन है, वो अपनी छोटी छोटी जो भी उन्हें लगता है उस हिसाब से वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देते हैं, जो भी उनकी नॉलेज उनके पास होती है। तो गाइस यहाँ पर क्या है, अभी जो 11:30 से लेकर 1 PM वाली क्लास है सेकंड बैच, गाइस इसमें ये दिक्कत आ रही है कि जो टीचर्स होते हैं मोस्टली मॉर्निंग वाली क्लास लगा देते हैं। ठीक है, अब ये इस वाले सेकंड बैच में मे भी हो सकता है किसी दूसरे बैच में भी प्रॉब्लम आ रही हो, थर्ड बैच में, फोर्थ बैच में। तो गाइस इन वाले बच्चों ने एक्शन लिया, जो उनके टीचर होते हैं, जो कोई भी मेंटर लगा लो, जो इनके होंगे टीचर, जो कोई भी, वो क्या कर रहे हैं गाइस, वो मान लो 1.5 आवर की क्लास है, इनको कोई भी वर्क देकर आधे घंटे के लिए, हाफ आवर के लिए या फिर पौने घंटे के लिए वो क्लास से बाहर चले जाते हैं। वो अपना को पर्सनल काम करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे मान लो उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, चाहे गॉसिप करनी स्टार्ट कर दी, कुछ भी। तो गाइस इन बच्चों ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हमारी 5 डे की क्लास है वीकली, 3 दिन ये काम हो रहा है, 2 दिन ही प्रॉपर क्लास लग रही है। ठीक है, तो ऐसे तो उनका लॉस हो रहा है, उन लोगों ने भी भाई पैसे लगाए हैं बच्चों ने। तो ये वाले बच्चे जो हैं गाइस ये एक्शन लेते हैं इसी चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, ये इसका सूट फाइल करते हैं। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम तो इन बच्चों को हो रही है, ठीक है, मे बी किसी थर्ड बैच को भी हो रही होगी, बट इस बैच को नहीं हो रही, फर्स्ट बैच में दिक्कत नहीं आ रही। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट बैच है ये भी इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं सेकंड बैच को, और इनके जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चे एक साथ, जितने भी बैच वाले बच्चे हैं वो सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं सेकंड बैच की हेल्प करने के लिए। यहाँ पर क्या हुआ, इनका कोई भी इनका लॉस नहीं हुआ, सेम कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, सेम टाइटल नहीं है, बट सेम इंटरेस्ट है। मान लो आज इनके साथ हो रहा है, सेकंड बैच के साथ हो रहा है,
और थर्ड बैच के साथ हो रहा है, बट जो फोर्थ बैच वाले बच्चे, जो फर्स्ट बैच वाले बच्चे हैं, वो भी साथ में सपोर्ट कर रहे हैं सेकंड बैच को। ठीक, ये क्या हो गया, इन सबका इंटरेस्ट सेम है। ठीक है गाइस, ये देखिए बात आ गई ना वहीं पर। अब हम पीछे चलते हैं, इनका सेम इंटरेस्ट है, तो वहां पर क्या होगा, कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो आप उस बिहाफ के ऊपर सूट फाइल कर सकते हो। अब बात करते हैं हम बेयर लैंग्वेज की, बेयर एक्ट की लैंग्वेज को। जो हमारा क्लॉज 1 है, ये बोल रहा है वेयर देयर आर न्यूमेरियस पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट। किसी एक सूट में जहां पर न्यूमेरियस पर्सन हो, मान लो यहाँ पर 100% है प्लेंटिफ की साइड, यहाँ पर 100% है डिफेंडेड की साइड। ठीक, अब ये किसी एक पर्सन को, ए को अपॉइंट कर रहे हैं प्लेंटिफ की साइड, बी को अपॉइंट कर रहे हैं डिफेंडेड की साइड। इसमें क्या है, बहुत सारे जो एक ही सेम इंटरेस्ट है, जो ही हमने बच्चों वाली ली थी अभी एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे क्या होंगे गाइस, बहुत सारे बच्चे दूर से आते होंगे, बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ड्यू टू रीजन वो ट्रायल को अच्छी तरीके से कंटिन्यू नहीं पाएंगे प्रोसीडिंग को। तो ड्यू टू रीजन उन्होंने ए को अथॉरिटी दे दी कि भाई हमारे बिहाफ के ऊपर आप ही कोर्ट में जाकर ट्रायल की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करोगे। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं कि कोर्ट आपको क्या करेगी। इसका पॉइंट ए बोल रहा है कि आपको कोर्ट से परमिशन लेनी है। ठीक है, चाहे आप प्लेंटिफ हो, चाहे आप डिफेंडेड हो। ठीक है, बी पार्ट में बोला गया है कि कोर्ट आपको डायरेक्शन दे देगी कि आप सूट फाइल कर सकते हो, चाहे मे बी आप प्लेंटिफ हो, चाहे आप डिफेंडेड हो। आप सबके बेनिफिट के लिए आप सूट फाइल कर सकते हो, और प्लेंटिफ द डिफेंडेड के बिहाफ के ऊपर किसी एक पर्सन को अथॉरिटी दे देती है, को डायरेक्शन दे देती है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट बी की। इसमें बोला गया है कि सॉरी गाइस, इसमें यही बोला गया है कि द कोर्ट शैल इन एवरी केस वेयर अ परमिशन और डायरेक्शन इज गिवन अंडर सब रूल। यहाँ पर गाइस मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ। देखो यहाँ पर किसी पर्सन ने सूट फाइल करना था, ठीक है, यहाँ पर उसने बोला कि हमें वन एंड हम इसमें न्यूमेरियस पर्सन है, तो हमें ए पर्सन को अपॉइंट कर दीजिए। कोर्ट से उन्होंने परमिशन मांगी, यहाँ पर कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि भाई हाँ आप सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, एक बंदे को अपनी पार्टी मतलब अथॉरिटी दे दीजिए। ठीक है, अब डी को कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे ऊपर केस हुआ है, उसे नोटिस जाएगा। यहाँ पर हेयर इज नॉट अ पॉसिबल कि गाइस चाहे दस्ती के संबंध हो, चाहे मान लो दस्ती के संबंध की मैंने इसलिए बात कर रही हूँ कि जब भी कोर्ट सिविल सूट में दूसरी पार्टी को डिफेंडेड को सम्मन होते हैं, अगर पार्टी नहीं आती तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, उसे नोटिस के लिए उसे बुलाया जाता है कि भाई आपके ऊपर ये वाला केस हुआ है, इन पर्सन ने आपके ऊपर ये वाला केस किया है। ठीक है, ऑब्जेक्शन लिए हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, कोर्ट फिर क्या करेगी गाइस, सबको नोटिस होता है प्लेंटिफ के बिहाफ के ऊपर, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेड हो। गाइस उन्हें क्या होता है, उनके बिहाफ के ऊपर उसे नोटिस होता है पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के बिहाफ के वे से। ठीक है, कि हाँ उनको क्या है कि सबको पता चल जाए कि आपके बिहाफ के ऊपर ये वाला केस हुआ है। चाहे प्लेंटिफ के दूसरे मेंबर हैं, उन्हें भी इस चीज की नॉलेज हो जाती है कि हाँ हम सबको इसमें पार्टी बनाया हुआ है। ठीक है, हम सबके बिहाफ के ऊपर पी ने डी के ऊपर केस फाइल किया है। ठीक है, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसे पता चल जाता है सबको, चाहे प्लेंटिफ के मेंबर्स हो चाहे डिफेंडेड के मेंबर्स हो। थर्ड में यही बोला गया है, एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ, इसमें गाइस यही बात बोली गई है कि जो हमारे सब रूल 1 में बताया गया है कि पार्टीज के को कोर्ट परमिशन मांगती है, पार्टीज जो है कोर्ट से परमिशन मांगती है, जो कोर्ट है इन्हें डायरेक्शन देती है, और ये चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है कि आप एक ही सूट में एक सूट में आप पार्टी जो भी जितने पर्सन हैं वो एक बंदे को पार्टी बना सकते हैं, मींस रिप्रेजेंट करवाने के लिए उसे अथॉरिटी दे सकते हैं। अब रूल पॉइंट 4 क्या बोल रहा है गाइज, ये बोल रहा है सब रूल है, ऑर्डर रूल का सब रूल 4। ऑर्डर 23 यहाँ पर बात कर रहा है, इन्होंने बोला है जो ऑर्डर 23 है उसका जो सब रूल 1 है ये अबेंडन की बात कर रहा है। ऑर्डर 23 इसका सब रूल 3 ये विड्रॉ की बात कर रहा है। ऑर्डर 23 रूल 1 ये बात कर रहा है नो एग्रीमेंट नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, यहां पर हम वापस आते हैं थोड़ा सा, क्या है अबेंडन, विड्रॉ, नो एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। इसका मीनिंग ये है जब भी कोई पर्सन, मान लो यहाँ पर 100% प्लेंटिफ है और ये डिफेंडेड भी 100% है। ठीक है, इनके ए जो है पर्सन ये अकेला, ठीक है, इनके साथ अबेंडन नहीं कर सकता, मींस अपने जो भी केस है उसे बीच में छोड़ नहीं सकता, और अपनी मर्जी से विड्रॉ का मीनिंग होता है कि वापस लेना, अपने मुकदमे को वापस लेना, विड्रॉ भी नहीं कर सकता।
एंड अपनी मर्जी से वो एग्रीमेंट भी नहीं कर सकता एंड इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकता। भाई क्यों? क्योंकि ये 100 लोग हैं, 100 लोगों में से किसी एक पर्सन को अथॉरिटी दी है और यहाँ पर 99% इसी के बिहाफ के ऊपर बैठे हैं एंड इन सबका इंटरेस्ट इसके साथ जुड़ा है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ए की है। तो ए अकेले गाइस कुछ नहीं कर सकता विद द कंसेंट ऑफ ऑल पर्संस, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेड हो। तो ये बात की गई थी हमारे सब रूल 4 में। गाइस जो हमारा यहाँ पर ऑर्डर 23 है, डोंट वरी, हम आगे की वीडियो में इसे डीपली कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमने आपको शॉर्टली बता दिया। यहाँ पर अब हम बात करें ऑर्डर 8 सब रूल 5 की, इसमें यही बात की गई है, वेयर एनी पर्सन सुइंग और डिफेंडिंग इन एनी सच सूट डज नॉट प्रोसीड विद ड्यू डिलीजेंस इन द सूट और डिफेंस इन कोर्ट में सब्स्टिट्यूट इन हिज प्लेस, ठीक है, एनी अदर पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द सूट। यहां पर हम 2 एग्जांपल लेंगे। मान लो जो 100% है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेड, ठीक है, इनके बिहाफ के ऊपर इन्होंने, प्लेंटिफ ने क्या किया, ए को अपॉइंट किया, डिफेंडेड ने क्या किया, बी को अपॉइंट किया। मान लो यहां पर क्या हुआ, ए कोर्ट में लेट आता है, ठीक है, अच्छे से वो जो ट्रायल है उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो इन्हें क्या लगा, इनमें से जो 99% थे उनमें से किसी 3-4 को ऑब्जेक्शन हुआ, ठीक है, वो कोर्ट में जाते हैं एंड ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं। तो जब ये लोग ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं तब भी कोर्ट क्या देखता है, भाई इन लोगों को प्रॉब्लम है, ये अलग से सूट फाइल करेंगे अदरवाइज, या फिर कल को कुछ ना कुछ करेंगे, तो इससे क्या होगा, कोर्ट इनको भी साथ में पार्टी बना सकती है। मान लो इनमें क्या है, C + D और E जितने लोग भी होंगे, 2-3 लोग उनको पार्टी बना सकते हैं इनके बिहाफ के ऊपर, ठीक। अभी बात कर रहे हैं दूसरे एग्जाम्पल की। अगर डिफेंडेड जो थे 100 लोग थे, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 100 लोगों में से एक पर्सन को अथॉरिटी दी गई है, 99% है यहाँ पर, ठीक है, इनमें से मान लो किसी 2% की होगी डेथ, सॉरी 2% की नहीं, बी की होगी डेथ, ठीक, बी की डेथ होगी। दोबारा समझा देती हूँ। मान लो यहाँ पर 100% है, 100% है डिफेंडेड की साइड, प्लेंटिफ की साइड। यहाँ पर क्या हो गया, ए की साइड था, बी को अपॉइंट किया था, ये था बी, प्लेंटिफ की साइड से ए को अपॉइंट किया था, डिफेंडेड की साइड से बी को अपॉइंट किया था। बी की हो जाती है डेथ, तो इसमें से जितने लोग होंगे उनमें से किसी एक पर्सन को इसके बिहाफ के ऊपर सब्स्टिट्यूट पार्टीज बनाया जाएगा। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल सेट हो गई होंगी कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है उसे भी सब्स्टिट्यूट पार्टी बनाया जा सकता है, ए के साथ A + B + C जो भी होगा इनमें से पार्टी। अभी जो B है इसकी तरफ से भी सेम, अगर B की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द ट्रायल तो इसके बिहाफ के, इसकी जगह के ऊपर किसी दूसरे पर्सन को, जो इनमें से मेंबर हैं उस किसी दूसरे पर्सन को सब्स्टिट्यूट जो पार्टी है वो बनाया जाएगा। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। गाइस जो एक्सप्लेनेशन है ये यही बात करती है कि अगर आप फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग वेदर द पर्सन्स who sue or all sued defend have the same interest in one suit, it is not necessary to establish this such person having the same cause of action person on the whose behalf for benefit whose benefit। यहाँ पर यही बात की गई है कि अगर एक पार्टी जो मतलब जिसको पार्टी बनाया जाता है, पर्सन को जो सूट को रिप्रेजेंट करता है, गाइस इनमें क्या होगा कि सेम इंटरेस्ट सेम होगा और इट इज नॉट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश सच पर्सन। इनमें ये नहीं है कि उनका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो उसकी वो एस्टैब्लिश में होता हो, इसमें क्या है कि सेम इंटरेस्ट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर और रूल 8 की, तो गाइस जो रूल 8 है ये अप्लाइज होता है सूट के ऊपर, रिट प्रोसीडिंग में ये एप्लीकेबल नहीं होता। ये बताया गया था हमारे SP गुरु राजा वर्सेस एग्जीक्यूटिव मेंबर कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड 1980 के ये केस था। गाइस यहाँ पर बात हो रही है रिप्रेजेंटेटिव सूट एंड रेस्ट जुडिकाटा के ऊपर एप्लीकेबल होता है या नहीं। जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है गाइस इसमें भी रेस्ट जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है। कैसे, मान लो यही चीज हमने बताई थी कि 100% है, इनके बिहाफ के ऊपर ही ए को पावर मिली है प्लेंटिफ साइड सूट फाइल करने की। तो गाइस अगर कोई पर्सन इन फ्यूचर जब इसका ट्रायल खत्म हो जाता है, जब इसका कंक्लूजन जजमेंट आ जाती है, कोई पर्सन कुछ टाइम के बाद
ठीक है, कोर्ट में जाता है, नया सूट फाइल करता है, तो गाइस तब क्या होगा, इसके ऊपर भी रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि भाई इन लोगों ने इसको परमिशन दी थी, जो भी डिसीजन आएगा वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। गाइस मुझे लगता है हमने यहाँ पर एक रूल छोड़ दिया, बाय मिस्टेक रह गया, सब रूल 6। हाँ जी गाइस, वो बात करता है ए डिक्री पास्ड इन सूट अंडर दिस रूल शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन on whose behalf or whose benefit the suit is instituted or defend as the case may be। गाइस जहां पर रूल 6 था, सब रूल 6 हमें थोड़ा सा भूल गए, तो गाइस इसमें यही बात की गई है कि अगर जो भी इनकी जजमेंट आती है, ठीक है, इस मैटर की, गाइस वो एप्लीकेबल करती है ऑल प्लेंटिफ के ऊपर एंड ऑल डिफेंडेड के ऊपर। ऑल पर्संस जो हैं, चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे डिफेंडेड है, वो बाइंडिंग है इस जजमेंट के साथ, ठीक है, वो सब पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो इसलिए जो रेस जुडिकाटा की बात की गई थी, इसीलिए की गई थी कि कोई भी पर्सन सेम एक्शन को लेकर, सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम टाइटल को लेकर दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकता, उसके ऊपर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।